निकट भविष्य में रहस्यमय क्रीचर्स कहीं से भी प्रकट होकर मानव जाति को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे एक सर्वनाशकारी घटना होती है जिसमें बहुत से लोग जीवित नहीं बचते हैं। जो हुआ उसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि एक संक्रमण ले जाने वाला कीड़ा, एक बैंगनी धुंध और मानवता के लिए सजा, लेकिन वे सभी अफवाहें हैं और किसी के पास असली कहानी नहीं है। शहर में पॉल आपूर्ति की तलाश कर रहा है, तभी अचानक सायरन बजने लगते हैं। वह तुरंत सड़कों पर भागने लगता है, आवश्यकता पड़ने पर छिप जाता है और किसी भी चीख पुकार और बम से दूर चला जाता है। जैसे जैसे शहर काले धुएं में डूबता जाता है, पॉल बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में पहुंचता है, जहां वह अपने बच्चों से मिलता है, जिनकी देखभाल उसे अकेले ही करना पड़ता है। 15 साल बाद पॉल के लड़के स्वस्थ किशोरों में बदल गए हैं। वे एक ही घर में रहते हैं और दिन में भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन रात में वे छिपे रहते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, जोसेफ खिड़कियां ढक देता है और अपने कुत्ते रोक्को को घर के अंदर बुला लेता है। पॉल बाहर इंतजार करता है जब तक कि वह थॉमस को वापस आते नहीं देखता और उसे देर से आने के लिए डांटता है। थॉमस बताते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसियों रोज परिवार की मदद करना अच्छा लगता है, जिनके पास फार्म है। फिर वे तीनों रात का खाना खाने से पहले हर दरवाजा और खिड़की बंद करना सुनिश्चित करते हैं। पॉल एक बार फिर थॉमस को डांटते हुए कहता है कि यदि वह फिर कभी देर से आया तो उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जोसेफ अपने भाई का मजाक उड़ाता है और बहस जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है, लेकिन पॉल जल्दी से उन्हें रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे इंसान हैं, जानवर नहीं। रात के खाने के बाद पॉल अपने बेटों को शतरंज खेलते हुए देखता है, लेकिन जब रोको फर्श पर खरोंचने और गुर्राने लगाता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। इसे एक शगुन के रूप में देखते हुए पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं और अचानक दरवाजे पर धमाका सुनकर चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्रूर क्रीचर्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे तुरंत दरवाजा पकड़ लेते हैं ताकि उन्हें जबरन खोलने से रोका जा सके। कई सेकंड तक बहुत ज्यादा कंपन और धमाका होता है, जब तक कि क्रीचर्स हार नहीं मान लेते और चले नहीं जाते। फिर थॉमस ने जोसेफ से पूछा कि वह मदद के लिए क्यों नहीं आया, लेकिन जोसेफ बताता है कि वह ज्यादा जानने के लिए सुन रहा था। 3 प्रयास हुए, पहला 10 सेकंड का था, दूसरा 20 सेकंड का था और आखिरी सिर्फ 1 सेकंड का था। जोसेफ का मानना है कि पहला एक परीक्षण था और दूसरा वास्तव में तोड़ने का प्रयास था, जबकि तीसरा सिर्फ एक निराश करने वाला प्रहार था। अगले दिन वे दरवाजे की जांच करते हैं और लकड़ी पर पंजों के निशान देखते हैं। दरवाजा कमजोर हो गया है, इसलिए पॉल और उसके लड़के उसे मजबूत बनाने के लिए लकड़ी की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे अपनी सारी लकड़ियां घर वापस ले आते हैं और जब थॉमस लकड़ी काटता है तो पॉल जोसेफ की जांच करता है, जो खलिहान में कुछ बना रहा होता है। पॉल के कुछ उकसावे के बाद जोसेफ स्वीकार करता है कि वह एक वाहन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह सीमित और भयभीत महसूस करने से थक गया है। हालांकि वह इसे ठीक से नहीं कर पाता। पॉल इम्प्रेस्ड होकर जल्दी से एक नजर डालता है, कुछ बदलाव करता है, जिससे आखिरकार कार चलने लगती है। उत्साहित होकर पॉल किशोरों को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए एक सवारी पर ले जाता है। वे 1 घंटे की भटकन के बाद घर जाते हैं और पॉल कहता है कि खिड़कियों को अभी भी रिपेयर की आवश्यकता है, इसलिए वह लड़कों को नदी में शिप से सामान लेने के लिए भेजता है। थॉमस गुस्सा हो जाता है क्योंकि उससे वादा किया गया था कि वह आज फार्म पर जा सकता है, लेकिन पॉल कहता है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 भाई कार में चले जाते हैं और थॉमस इसके लिए जोसेफ को दोषी ठहराना शुरू कर देता है। कहता है कि पॉल ने थॉमस को सिर्फ अपने भाई की सुरक्षा के लिए भेजा था। जोसेफ को नहीं लगता कि उसे सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए जब वे फार्म से गुजरते हैं तो थॉमस कार से बाहर निकल जाता है। वह जोसेफ से वापस आते समय उसे लेने के लिए कहता है। घर में पॉल दरवाजे को मजबूत करने का काम पूरा करता है और झरने के पास अकेले धूम्रपान करने के लिए ब्रेक लेता है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे चट्टानों में एक काला डरावना छेद दिखाई देता है। इस बीच जोसेफ नदी पर जाता है और सामान की तलाश में एक पुराने परित्यक्त जहाज में उतरने से पहले खुद को कार से बांध लेता है। एक लॉकर के अंदर उसे एक गंदे मैगजीन मिलता है, जिसे देखकर वह एक पल के लिए अवाक रह जाता है। फिर वह अंदर की ओर देखता है और अचानक चौंक जाता है जब कूड़े के ढेर से कीड़ों का एक झुंड निकलता है। वे उसके चारों ओर उड़ते हैं और उसकी त्वचा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसे वहां से जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है। फार्म पर थॉमस परिवार के कामों में मदद करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वहां जाने का उसका मुख्य कारण मालिक की बेटी शार्लोट है।
यह स्पष्ट है कि किशोरों को एक दूसरे से प्यार है और वे फार्म में एक साथ टहलने जाते हैं। शार्लोट थॉमस को एक पेड़ से बंधी रस्सी दिखाती है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसे तभी बाहर खेलने की अनुमति थी जब वह पेड़ को छू रही हो, इसलिए वह खुद को रस्सी से बांध लेती थी ताकि तकनीकी रूप से पेड़ से जुड़ी रहने के बावजूद दौड़ने के लिए अधिक जगह मिल सके। वे एक खेल भी खेलते हैं जिसमें वे प्रलय के कारणों के बारे में अजीबोगरीब सिद्धांत साझा करते हैं। जब थॉमस के जाने का समय आता है तो शार्लोट उसे कसकर गले लगाती है। सूरज ढलने लगा है, इसलिए दोनों लड़कों को जल्दी वापस आने की जरूरत है। पॉल घर लौटता है और जब उसे रोक को तो मिलता है, लेकिन उसके दोनों बेटे नहीं मिलते तो वह चिंतित हो जाता है। जोसेफ कार में वापस आता है और पहले तो कार स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह आखिरकार उसे चालू कर देता है। थॉमस अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और फिसलकर जमीन की एक दरार में गिर गया। जब जोसेफ अपने भाई को लेने के लिए आता है तो वह उसे आसपास नहीं देखता और बस चलता रहता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को बताया कि क्या हुआ। पॉल उसे अंदर जाने और सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, जबकि वह और रोक को थॉमस की तलाश के लिए निकलता है। दरार में थॉमस बहुत दर्दनाक शरीर के साथ उठता है। लाइटर का उपयोग करते हुए वह क्षेत्र के चारों ओर देखना शुरू करता है और दीवार में एक छेद से एक क्रीचर को बाहर निकलता हुआ देखकर चौंक जाता है। वह चीखता भी है, जिसे पॉल और रोक को सुन लेते हैं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए थॉमस एक छोटा चाकू निकालता है और क्रीचर के हाथ पर वार करता है, जिससे वह छेद में पीछे हट जाता है। हालांकि जब थॉमस पीछे हटता है तो एक दूसरा क्रीचर ऊपर दिखाई देता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। थॉमस को सांस लेने में परेशानी होता है, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए, पॉल आता है और क्रीचर को जल्दी से उसका चेहरा से हटाता है और उसे मार देता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रोक को एक सुरंग ढूंढते हैं जो उन्हें सीधे दरार में ले जाती है। इस समय जंगल से भागना खतरनाक है, इसलिए वे सुरक्षा के लिए सूर्योदय तक सुरंग में रहने का फैसला करते हैं और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हैं। वे छेद से जीवों को आते हुए सुन सकते हैं, इसलिए वे एक फ्लेयर तैयार करते हैं, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है। पता चलता है कि क्रीचर्स अब भूमिगत हो रहे हैं और निकास द्वार को मिट्टी से ढककर समूह को दरार में फंसा रहे हैं। रोको लगातार भौंकता रहता है और दरार से गड़गड़ाहट बंद नहीं होती। पॉल अपने बेटे और कुत्ते को पीछे हटने के लिए कहता है और वह जमीन में खुलने वाले छेद के अंदर फ्लेयर डालता है। जब क्रीचर्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पॉल एक छोटा विस्फोट करता है जो दुखद रूप से उसे भी लग जाता है। घर में जोसेफ बहुत सी चरमराती सुनता है और योजना बनाना शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद वह अपनी कुर्सी से रस्सी बांधकर मुख्य दरवाजे के सामने बैठ जाता है और सो जाता है। जल्द ही एक क्रीचर दरवाजे के छेद में लगी लकड़ी को हटाता है और जोसेफ सचमुच सो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए वह अपनी नाखून को बढ़ाकर अंदर पहुंचता है। जब लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो क्रीचर अंदर आ जाता है, लेकिन जोसेफ सोने का नाटक कर रहा था और उसने रस्सी को खींच लेता है। छत से एक पिंजरा गिरता है और क्रीचर पकड़े जाते हैं। खुद पर गर्व करते हुए जोसेफ पिंजरे को कंबल से ढक देता है और सो जाता है। अगली सुबह वह चिंतित होता है क्योंकि बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह कार में खोज करने के लिए निकल जाता है। इस बीच थॉमस ने फिर से प्रवेश द्वार खोलने के लिए गिरी हुई मिट्टी को खोदा है और अपने गंभीर रूप से घायल पिता को बाहर खींच रहा है। रोको भी बाहर आता है और जोसेफ को खोजने के लिए कार की आवाज का पीछा करता है और उसे उसके परिवार तक वापस ले जाता है। दोनों भाई मिलकर पॉल को तुरंत कार में ले जाते हैं और फिर घर पर उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। जब वे आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करते हैं तो थॉमस को आखिरकार पिंजरे पर ध्यान जाता है और वह कंबल के नीचे देखता है, जिससे क्रीचर पागल हो जाता है। जोसेफ तुरंत कंबल वापस रख देता है क्योंकि सूरज की रोशनी क्रीचर को नुकसान पहुंचाता है। फिर वे पॉल के घावों पर पट्टी बांधते हैं, जबकि जोसेफ समझाता है कि कल रात प्राणी को आने में 8 सेकंड लगे थे, जो अब तक का सबसे कम समय था। उसे यह भी यकीन है कि एक दूसरा क्रीचर भी था जो चला गया। उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है और जोसेफ निष्कर्ष निकालता है कि कुछ ठीक नहीं है। थॉमस बताते हैं कि क्रीचर्स बुद्धिमान हैं। कल रात उन्होंने गुफा में बहुत से क्रीचर्स को मार डाला और शायद वे बदला लेने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि शार्लोट ने कहा कि वे शायद ही कभी फार्म में जाते हैं। जोसेफ को नहीं लगता कि उन्होंने क्रीचर्स को मार डाला। उसे लगता है कि पॉल ने खुद को साबित करने के लिए ऐसा किया। थॉमस पिंजरे में बंद क्रीचर को मारने की कोशिश करता है।
जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसका अध्ययन करना चाहता है और संघर्ष में क्रीचर बाहर आ जाता है और जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है। जब वह आखिरकार बाहर झांकता है तो रोको उस पर भौंकना शुरू कर देता है, इसलिए राक्षस हमला करने के लिए बदल जाता है। जोसेफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और फिर थॉमस कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है। अभी भी और अधिक जानने की चाहत में जोसेफ शव को खलिहान में ले जाता है और रोको और कीड़ों के झुंड को देखते हुए उसे खोलना शुरू कर देता है। हालांकि चाहे वह कितना भी काट ले, उसे यह समझ में नहीं आता कि यह क्या हो सकता है। फिर थॉमस उसे बताता है कि उन्हें पॉल को शार्लोट के फार्म में ले जाना चाहिए क्योंकि उनके पास एक बेहतर घर और असली दवा है। जोसेफ को नहीं लगता कि रोज उसकी मदद करेंगे, लेकिन थॉमस उसे साथ चलने के लिए मजबूर करता है। दोनों भाई पॉल को वापस कार में बिठाकर फार्म की ओर चले गए, जहां शार्लोट के माता पिता ने जोसेफ की बात को सही साबित कर दिया। उनके पास पर्याप्त दवा नहीं है, इसलिए वे इतनी बुरी तरह से घायल किसी व्यक्ति को अपने घर में रखने से इनकार कर देते हैं। शार्लोट विरोध करती है, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि उसके माता पिता थॉमस को रहने देने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिससे पॉल और जोसेफ के पास उनके घर में ज्यादा संसाधन होंगे। जोसेफ तुरंत वहां से चला जाता है और जब थॉमस उसका पीछा करता है तो एक बहस शुरू हो जाती है जिसमें जोसेफ थॉमस को उनके पिता की आने वाली मौत के लिए दोषी ठहराता है। क्रोधित होकर थॉमस अपने भाई को जमीन पर धकेल देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है तो वह पीछे हट जाता है। जोसेफ तुरंत कार में बैठ जाता है और अपने बेहोश पिता के साथ चला जाता है, इसलिए थॉमस फार्म में परिवार के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद शार्लोट थॉमस के साथ कुछ अच्छा खाना साझा करती है और उसे अपनी कुछ चीजें दिखाती है जिन्हें थॉमस ने पहले कभी नहीं देखा था। किशोर एक दूसरे को प्यार भरे पल देते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन शार्लोट के पिता द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और वे अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। वापस आते समय जोसेफ ने भेड़ों को डर के मारे भागते हुए देखा। हर जगह गंदगी के ढेर, जिसका मतलब है कि क्रीचर्स भूमिगत घूम रहे हैं। जब वह घर वापस आता है तो उसे दीवार के पास गंदगी का एक रास्ता दिखाई देता है, इसलिए उसे डर लगता है कि राक्षस घर के नीचे हो सकते हैं। अपने पिता की देखभाल करने के बाद जोसेफ खलिहान में जाता है और एक नई योजना बनाने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह सभी खिड़कियों को भी बंद करना शुरू कर देता है और जैसे ही वह घर के चारों ओर घूमता है, वह एक कालीन पर पैर रखकर गिर जाता है। इसके नीचे एक छेद है, इसीलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि क्रीचर्स पहले से ही इमारत के अंदर हैं। फार्म में शार्लोट ने थॉमस को रसोई के चारों ओर ताक झांक करते हुए पाया। वह अभी भी अपने पिता के बारे में चिंतित है, इसलिए वह कुछ दवा ढूंढकर जाना चाहता है। शार्लोट उसे दवा देती है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है और वापस आने का वादा करता है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी बातें सुन सकता है। थॉमस बाहर भागता है, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही एक फार्म कर्मचारी उस पर बंदूक तान देता है और उस पर चोरी का आरोप लगाता है। थॉमस यह समझाने की कोशिश करता है कि यह दवा शार्लोट ने दी है, लेकिन वह व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सभी कर्मचारी मिलकर थॉमस को खलिहान में ले जाते हैं, जहां वे उसे बांध देते हैं और उसके साथ जो कुछ करने वाले हैं उसे छिपाने के लिए कुछ संगीत बजाते हैं। वे थॉमस के पैर पकड़ लेते हैं और एक आदमी उन्हें गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय उसके नीचे एक छेद दिखाई देता है और वह गिर जाता है, जिससे गोली नहीं लगती। दूसरे लोग उसे देखने के लिए दौड़ते हैं और उसी समय एक क्रीचर्स छेद से बाहर कूदता है। मुख्य घर में शार्लोट के माता पिता शोर सुनकर जाग जाते हैं। पिता जांच करने के लिए मोमबत्ती जलाता है, लेकिन तभी एक क्रीचर कमरे में घुसकर हमला कर देता है। मोमबत्ती गिरती है और तुरंत आग लग जाती है, जबकि क्रीचर पिता से मां की ओर कूदता है, उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पिता उसे वापस खींच लेता है और मां अपनी बेटी को खोजने के लिए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा सके, क्रीचर उस पर कूद पड़ता है। क्रीचर फिर से रूपांतरित होने के लिए हिलता है और हमला करने से पहले महिला पर उल्टी करना शुरू कर देता है। अपने बेडरूम में शार्लोट सुनती है कि कैसे उसके माता पिता दोनों की हत्या कर दी गई है। जब आवाजें बंद हो जाती हैं, तो वह बाहर आती है और खून के निशान देखकर डर जाती है, जिसका वह पीछा करती है जब तक कि उसे बाथरूम में अपनी मां के शरीर के साथ एक क्रीचर नहीं मिल जाता। खलिहान में कर्मचारी उन क्रीचर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक एक करके वे क्रीचर्स द्वारा मारे जाने लगते हैं और जो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं उनका भी पीछा किया जाता है, क्योंकि और अधिक क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं। खलिहान में जल्द ही आग लग जाती है और थॉमस अपने बंधे हुए फर्नीचर को गिराने में कामयाब हो जाता है। वह लकड़ी को तोड़कर अपने हाथों को छुड़ा लेता है।
उस समय एक क्रीचर उसे ढूंढ लेता है, लेकिन हमला करने से पहले शार्लोट उसे गोली मार देती है। इसके बाद किशोर भागते हैं और थॉमस घर में आग लगी हुई देखता है। शार्लोट बताती है कि उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वे थॉमस के घर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जोसेफ कुछ समय पाने की उम्मीद में छेद में ढेर सारा फर्नीचर फेंकता है। फिर वह अपने बेहोश पिता की जांच करता है और लड़ने के लिए तैयार होने से पहले उनके माथे को चूमता है। दरवाजे का छेद अचानक खुल जाता है, हालांकि वहां सिर्फ थॉमस और शार्लोट हैं। जोसेफ स्वीकार करता है कि उसे थॉमस की मदद की जरूरत है, लेकिन पॉल के जागने से उनकी बातचीत बाधित होती है। वह जल्दी से दवा लेता है और अपने बेटों से लड़ाई जारी रखने के लिए कहता है। जोसेफ अपनी योजना दूसरों को बताता है और वे खलिहान में जितने भी गैस के डिब्बे पा सकते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, जबकि रोको उन्हें आने वाले खतरे के बारे में सचेत करने के लिए भौंकता रहता है। समूह घर में एक पुराना फ्रीजर भी ले जाता है। इसके बाद थॉमस और शार्लोट हर बची हुई खिड़की को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, जबकि जोसेफ फर्नीचर का ढेर बनाता है और उस पर सारी तेल डाल देता है। वह हर विस्फोटक वस्तु भी इसमें डाल देता है जो उसे मिलता है। ऊपर वह अपने पिता की एक सिगरेट रखता है जो धीरे धीरे जल रही है। अचानक छेद को ढकने वाला ढेर हिलना शुरू हो जाता है। उसी समय एक क्रीचर पॉल के कमरे में चिमनी से नीचे आता है। छेद से एक और क्रीचर बाहर आता है और जब वह एक दरवाजा पार करता है तो थॉमस उसे पीछे से चाकू मार देता है। क्रीचर तुरंत वापस हमला करता है, लेकिन थॉमस अपना चाकू वापस लेता है और उसके सिर पर वार करता है, जिससे वह वास्तव में मर जाता है। तीसरा क्रीचर शार्लोट के पीछे जाता है और वह जल्दी से उसे गोली मार देती है। फिर दोनों जोसेफ के पास वापस जाने के लिए दौड़े और उन्होंने फ्रीजर को फिर से हिलाना शुरू किया, लेकिन तभी उनके पीछे दरवाजा खुल गया। उन्होंने देखा कि पॉल उठ गया है और खून से लथपथ है, क्योंकि उसने चिमनी वाले क्रीचर को मार दिया था। पॉल शार्लोट की बंदूक लेता है और नीचे क्रीचर को मारने के लिए फर्श पर गोली चलाना शुरू कर देता है। हालांकि भीड़ बहुत बड़ी है और जल्द ही वह गलियारे में उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है। पॉल पहले वाले को लात मारता है, जिससे कुछ कंपन पैदा होता है और वजन के कारण अधिकांश क्रीचर फर्श से नीचे गिर जाते हैं। कुछ क्रीचर फिर भी बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किशोर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इससे पहले कि वे पॉल को चोट पहुंचा सकें। पॉल तीनों की टीम वर्क से प्रभावित होता है। इसके बाद तीनों किशोर और रोको फ्रीजर की ओर भागते हैं। उनका पीछा करने के बजाय पॉल दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें कुछ समय देने के लिए रुक जाता है। समूह फ्रीजर के अंदर छिप जाता है, जबकि पॉल उस दिन को याद करता है जब उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था, उन्हें बता रहा था कि सब ठीक रहेगा। क्रीचर्स का एक नया झुंड अंदर घुस आता है और पॉल उनका ध्यान भटकाता है, जब तक कि फर्नीचर का ढेर आखिरकार फट नहीं जाता, जिससे पूरा घर ढह जाता है और आग लग जाती है। फ्रीजर घूमना शुरू कर देता है और कई मिनट तक घूमता रहता है। जब यह आखिरकार रुक जाता है तो किशोर बाहर आते हैं और पॉल को खोजने के लिए मलबे में बेताब रहते हैं। तभी अचानक एक क्रीचर बाहर कूद पड़ता है। समूह कार की ओर भागता है और भाग जाता है, क्योंकि जलते हुए क्रीचर्स उनका पीछा करता है। शार्लोट की गोलियां कुछ नहीं कर पाती, इसलिए जब क्रीचर्स काफी करीब होता है तो वह अपनी बंदूक से उसे मारती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। कुछ मील बाद समूह कार रोकता है और सितारों को देखता है, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे हमेशा रात में अंदर रहते थे। अगली सुबह समूह घर लौटता है और तय करता है कि वे उसी जगह को फिर से नहीं बनाना चाहते हैं। वे जो भी सामान पा सकते हैं उसे इकट्ठा करने के बाद वे अपने सभी प्रियजनों को दफनाते हैं और अंतिम अलविदा कहते हैं। इसके बाद तीनों किशोर और रोको कार में निकल जाते हैं। घाटी के नीचे फार्म में एक नया घर खोजने की उम्मीद करते हैं। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।